लोगों को सिस्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है इसके चलते। इसकी वजह से बहुत सारी औरतों को गर्भवती नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं औरतें घर के सारे लोगों के ख्याल रखेंगे बट खुद का ख्याल कभी नहीं रखते। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 के स्पेशल शो हेल्थ टॉक विद मेड एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे चेहरे से मिलाने वाला हूं जो गायनेकोलॉजी वर्ल्ड में मोस्ट फेमस चेहरा है, डॉक्टर शुभांगी। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका हॉस्पिटल कहाँ है, उनके हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज मिलती है गायनेक से रिलेटेड। तो डॉक्टर शुभांगी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, हॉस्पिटल के बारे में, और इस हॉस्पिटल में किस टाइप की सर्विसेज मिलती हैं। श्योरली, थैंक यू सो मच। हाय सब लोग, मेरा नाम डॉक्टर शुभांगी अदाटे है। मैं एक MS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा फेलोशिप हुआ है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में, मेरा फेलोशिप हुआ है एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में, और मैं नवी मुंबई की पहली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे सेंटर के बारे में बताऊँ तो हमारा एक सेंटर है बहुत ब्यूटीफुल सा, जिसका नाम है ऑर्नेट हॉस्पिटल्स, जो अभी यहाँ पे ऑर्नेट नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है। ये खारगा सेक्टर 19 में है। ये 30 बेडेड स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैटरनिटी सर्विसेज से लेके लैप्रोस्कोपी सर्जरी से लेके डायलिसिस, इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU और सारे इन हाउस फैसिलिटीज़, मतलब आप लैब से लेके सोनोग्राफी से लेके सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब मैम, सबसे मोस्ट कॉमन अभी जो केसेस देखे जा रहे हैं हॉस्पिटल का, तो अगर एक गायनेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्या सारी सर्विसेज यहाँ मिलती हैं इस हॉस्पिटल में? सर, गायनेक रिलेटेड तो सारी सर्विसेज, मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक जितनी सर्विसेज आप सोचोगे वो सारी की सारी स्पेशलिटीज़ अपने यहाँ पे अवेलेबल है। और गायनेक के बारे में तो बताया जाए तो डेफिनेटली, मतलब फ़िलहाल औरत जब पीरियड्स में आती है, जो हम लोग मेनार्च बोलते हैं, उससे लेके मीनोपॉज तक, मतलब जो फीमेल्स जब पीरियड्स चले जाते हैं उधर तक की सारे इश्यूज़, फिर वो सर्जरी हो, डिलीवरी हो, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी हो, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स है वो चेंज हो, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं। अब मैम, मेरा एक सवाल है जो अभी देखा जाता है, गायनेक में मोस्ट केसेस किस टाइप के आते हैं आपके पास जो महिलाएं फेस करती हैं? गायनेक के केसेस बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं उसको ना अलग अलग एजेस में डिवाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर हम लोग एक कॉलेज एज ग्रुप, जो अडोलेसेंट बोलते हैं, अगर उस एज ग्रुप को अगर बोलेंगे, मतलब कॉलेज के पहले का एज, तो उसमें जब फीमेल्स को पीरियड्स आती हैं तो सबसे मेजरली अभी देखा जाए कि जैसे लड़कियां अभी घर पे हैं, उनके वेट गेन हो रहे हैं, जंक खाना हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से ओबेसिटी हो रही है, लोग पानी नहीं पी रहे, ये सारी चीज़ों की वजह से। फिर आप यूरिन इन्फेक्शन पकड़ो, या फिर पीरियड्स के वक्त जो पेन होता है, जो डिस्मेनोरिया बोलते हैं, वो बहुत सिवियर हो गया है। लड़कियों में PCOS, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, वो एक बहुत ट्रेंड में देखा है। मतलब आजकल हम लोग जो चीज़ 25 साल की लड़कियों में देखते थे, औरतों में देखते थे, वो अभी हम लोग इवन 13-14 ईयर्स की लड़कियों में देख रहे हैं। मतलब इतना उसमें ट्रेंड चेंज। मैं जानना चाहूँगा, अभी जो PCOD एंड PCOS जो दो मोस्ट कॉमन अभी केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए, होता क्या है और किस एज ग्रुप में ये टारगेट हो रहा है? PCOS अगर मैं बताऊंगी तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब उसको पहले PCOD बोलते थे, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते थे, बट अभी वो डिजीज़ हटा के उसको सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब इट्स अ सिंड्रोम। मतलब ये बेसिकली आप पकड़ के चलो 10-15 साल पहले जो लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, जंक नहीं होता था, टाइमिंग पे उठते थे, टाइमिंग पे सोते थे, तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं हम लोग भूल चुके हैं। लोग 2 बजे से पहले नहीं सोते हैं, जंक खाते हैं, सोने पीने का उठने का कोई आता पता नहीं, एक्सरसाइज क्या होती है पता नहीं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स लोगों के बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके जो इश्यूज हो रही हैं उसको मैं PCOS बोलूँगी। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मतलब सिम्टम्स। सबसे पहले सिम्टम्स आती हैं कि लड़की या वुमेन ओबीज होती हैं, वेट गेन होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर होने की वजह से उसको एक एप्पल फॉर्म ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, जिसके एक पर्टिकुलर हेयर ग्रोथ अब नॉर्मल एरिया में बढ़ जाता है।
फिर ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिम्टम्स के ऊपर, एट द सेम टाइम सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट भी करके आप इसको कंफर्म कर सकते हो। तो एक नॉर्मल जो एक एज ग्रुप की लड़कियां होती हैं, एक मेडिकोस होने के नाते तो हम बहुत सारी चीज़ आइडेंटिफाई करते, लेकिन आम पब्लिक उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सके जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो या नॉन मेडिकोस जो हों? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लड़की में या वाइफ में एक अबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, पीरियड्स अगर जो पहले उनके एवरी मंथ आते थे अभी वो 1.5-2 महीने ऊपर जा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि समवेयर ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है। शायद इसके वजह से उसके आगे जाके लड़कियों में बच्चा नहीं होने के प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें हो सकती है, या फिर उसके अलावा डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। यही चीज़ बूढ़ी औरतों में कैंसर भी दे सकता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। शायद अभी हम लोग जो मैक्सिमम इनफर्टिलिटी के केसेस जो हमारे आईवीएफ में भी देखते हैं वो पीसीओडी है। मतलब लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती, भले प्रेगनेंसी रहती भी होगी तो कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसको अवॉइड कैसे, महिलाओं को क्या करना चाहिए इसका? अगर अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो आज की डेट में महिलाएं जो है उसको पेन को अवॉइड करती हैं, या देखा जाए तो इग्नोर मारना या किसी को शेयर नहीं कर पाना, तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? मतलब आप अगर सिर्फ पीसीओडी को रिलेटेड अगर बात कर रहे हो तो डेफिनेटली एक हेल्दी डाइट होना, जैसे मैं खाने में बोलती हूँ कि बिल्कुल जंक नहीं आपको खाना है, ऑयली नहीं खाना है, टाइम पे खाना है। जो लोग एक्सरसाइज हर रोज़ नहीं कर पाते, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। मेडिटेशन होना चाहिए, योगा लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली एट द सेम टाइम ऑब्वियसली जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ साथ अगर ये पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो तो डेफिनेटली इसका फ़र्क अच्छा रहता है। यस मैम। इसके अलावा और क्या केसेस आते हैं जो मोस्ट कॉमन अभी देखा जा रहा है फिलहाल में अभी? इस पीसीओएस के अलावा ऑब्वियसली अगर मैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें अभी तो बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं। जैसे मेल्स को विद टेंशन उनकी स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं, फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, काफ़ी लोगों को सिस्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है इसके चलते। इसकी वजह से बहुत सारी औरतों को गर्भवती नहीं हो पा रही, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ रही है। शायद ये एक बहुत ट्रेंड हम लोग देखते हैं जो बूढ़े औरतों में अगर देखे जाएँ तो बूढ़ी औरतों में मीनोपॉजल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है। मतलब जिनके पीरियड्स जाने वाले हैं, लोग डाइट बराबर नहीं ले रहे, काफ़ी लोगों के ऑब्वियसली इकोनॉमिकल सेटबैक्स हुए हैं कोविड को चलते, तो डेफिनेटली जो डाइट पहले होना चाहिए था या फिर जो हेल्दी डाइट लोग लेते थे वो नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज लोग नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली उसके चलते हार्ट इश्यूज़, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें औरतों में बढ़ रही है। तो दिस इज़ ऑन अ मेजर स्केल। यस मैम। गायनिक में रूटीन चेकअप करना या गायनिक में रूटीन चेकअप क्यों कराना चाहिए महिलाओं को, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आइडियली स्पीकिंग ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कहीं ना कहीं औरतें घर के सारे लोगों के ख्याल रखेंगे बट खुद का ख्याल कभी नहीं रखते। एक नॉर्मल चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर जो औरत पूरा पूरा दिन किचन में रहती है वो बंदी दिन के 3 लीटर पानी नहीं पीती। मतलब ये चीज़ मुझे लोगों को समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि आप लोगों की आधी प्रॉब्लम्स, जैसे अभी गर्मी है, बहुत सारी औरतों को यूरिन इन्फेक्शन के इश्यूज़ हैं, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है, इचिंग होती है, सेक्स एंजॉय नहीं करते। शायद ये सारी चीज़ें इतनी मेजरली है जो लोगों को शायद, और हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ों को कोई मायने नहीं है। कहीं ना कहीं फीमेल्स खुद को ही इस चीज़ को केपेबल नहीं समझती कि वो उनको जाके किसी से बात करे। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों ने जाके ये प्रॉब्लम्स को आउटवर्ड डिस्कस करना चाहिए। अभी एक छोटा एग्जांपल बोलूँ, कितनी सारी औरतों की नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, नॉर्मल डिलीवरीज होने के बाद नीचे का वजाइना लूज़ हो जाता है। कितनी सारी औरतें, अगर मैं आपको बताऊँ, मिनिमम 60-70% औरतें ऐसी होती हैं कि जो सेक्स एंजॉय नहीं करती, या फिर जब भी एक्सरसाइज करती हैं, जब भी जंप मारती है, या फिर एक सिंपल चीज़ लाइक कफ करती हैं या छींकती हैं, इसके बाद भी उनका यूरिन लीक होता है। मतलब ये इश्यूज़ इतनी कॉमन है, बट यहाँ पे सारी औरतें बस यही चीज़ दूसरों को बताते हैं, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो मुझे भी था, तुझे भी होगा। कहीं ना कहीं जो जिन लोगों को मैं डिलीवर कर रही हूँ उन लोगों को मैं ये सेंसिटाइजेशन पहले से दे रही हूँ, उन लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है।
अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉकिंग पे नहीं जा रहे हो, जुम्बा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यूरिन लीक होता है और आपको वहाँ पे एम्बैरेसमेंट मिल रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। हमारे यहाँ पे आजकल वी हैव सम, जैसे मैंने बताया कि नवी मुंबई की मैं पहली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे यहाँ पे वजाइनल लेजर्स हैं, हाइफू है, जो विदाउट किसी कट, विदाउट किसी इंसिजन के, विदाउट किसी ब्लडिंग के, किसी भी एनेस्थीसिया से आप एक लंच टाइम जैसे प्रोसीजर आओ और करके जाओ। तो ये अगर हम लोग प्रोवाइड करें देन व्हाई नॉट। मतलब अगर इससे एक बंदी को मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रही हूँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि एक हस्बैंड एक बंदी को हमेशा बोलता है कि तू यूजलेस है ना, दिस इज़ बिकॉज कि उसके 2 डिलीवरीज हो चुकी है, अभी शायद वो पहले के जैसे नहीं रही। ये कितना बड़ा इमोशनल प्रॉब्लम्स है लोगों के लिए, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेंटल टॉर्चर भी इसको बोल सकते हैं इसको। यस, आप इमेजिन करो एक बंदे के साथ, हस्बैंड के साथ ये लोग 40-40, 50-50 साल निकाल लेते हैं, और जब भी आप उनसे बात करो तो उनको अभी ऐसे लगता है कि यार आप मुझे 20 साल पहले मिले होते तो बहुत फ़र्क पड़ता। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट। मतलब अभी जो बंदियाँ मेरे यहाँ पे डिलीवरी करी थी, जिसे मैं बता रही थी, वो अभी हमको आके बताती कि मुझे पहले जैसे बना दो, मैं ये बूढ़े लोगों की तरह नहीं रहने वाली, मुझे जिम जाना है, मुझे बिकनी वैक्सिंग करानी है, मुझे टमी टक चाहिए, मुझे वो फुलफुला हैवी लुक नहीं चाहिए, मुझे टाइट वजाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल है। मतलब बिल्कुल भी आपको डिलीवरी, मतलब जो लोग डिलीवरी से दौड़ते हैं इसी सब प्रॉब्लम्स को लेके, उनको पता है कि डिलीवरी होने के बाद हस्बैंड मुझे नहीं देखने वाला, ये चीज़ें नहीं है। अभी हमारे पास लोग हैं जो टमी टक के लिए आते हैं, लाइपोसक्शन के लिए आते हैं, वजाइनल रिजुविनेशन के लिए आते हैं। अगर इससे वो बंदी वापस एक 10 साल पहले जैसी हो सकती है और उसकी जो लाइफ होती है वो चेंज हो सकती है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कभी नहीं होती। मेरा मैम, आपने जैसे बताया कि 9 मई की फर्स्ट आप कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या होता है, और क्या इसमें साइड इफ़ेक्ट भी कुछ हैं इसके? अगर मैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में बताऊं तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, इसमें कोई कॉस्मेटिक्स ज़्यादा नहीं है ना, मतलब मैं तो इनफैक्ट इसको बोलूँगी कि दिस इज़ अ फंक्शनल गायनेकोलॉजी। जैसे एक चीज़ मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई कि जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम्स थी उनके लिए हमारे पास लेज़र है। उसके अलावा जैसे काफ़ी लोगों को बार बार इन्फेक्शन की वजह से नीचे की जगह ब्लैक हो जाती है, तो ये लोग भी हस्बैंड्स इनको पसंद नहीं करते, यही कह के कि आप नीचे से बहुत गंदे हो, तो उसके लिए वी हैव अ जेनाइटल पील्स। लोग फेस पे इतना काम करते हैं, अपनी स्किन पे इतना काम करते हैं, तो अभी मैं लोगों को ये चाहती हूँ बताने के लिए कि आप नीचे की एरिया को भी उतना ही, बिकॉज दैट इज़ योर इन द एंड इंटीमेट एरिया, है ना, और आपका सेक्स लाइफ, आपका जो फैमिली लाइफ है वो उस पर निर्भर है, उस पर भी आपको काम करना चाहिए, तो वो हम लोग करते हैं। इमेजिन एक बंदा मेरे पास आया, उसने बोला कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं बट मेरी वाइफ ने कभी मुझे करने नहीं दिया। जब भी मैंने ये सोचा मैं खुद सेटबैक हो गई, मुझे खुद पता चला कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कोई बंदा किसी बीवी के साथ पिछले 10 साल से रह रहा है विदाउट गेटिंग इंटीमेट, तब मुझे पता चला कि वो बंदी को वो इतना पेन होता था कि ये उसे एंटर करने ही नहीं देती थी। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बोटॉक्स है। तो ये तो एक बहुत रेयर एग्जांपल हुआ। हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो 6-6 महीने हो गए शादी को, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी सारे आदमी लोग भी ये बताते नहीं हैं, काफ़ी सारे आदमियों को भी ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, डिसफंक्शन होते हैं, या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है। ये सारी चीज़ों के लिए भी अभी वी हैव थेरेपिस्ट जो ये ट्रीटमेंट कराते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा रिजुवेन, मतलब जिनके नीचे के लुक्स ख़राब है, जैसे किसी का अगर आपने ओ शॉट के बारे में सुना होगा, मतलब एक जी स्पॉट करके एक एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम प्लेजर होता है जब भी कोई भी सेक्स होता है, तो उस टाइम पे दिस एरिया को हम लोग ऑगमेंट करते हैं बाय ओ शॉट। वो पीआरपी दे के हम लोग उसे ऑगमेंट करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन। आई थिंक ये आजकल इतनी सारी औरतें मेरे से करवा रही हैं और उसका इफ़ेक्ट इमीडिएट है। मतलब आप करा के जाओ, इमीडिएटली उस रात को आप मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन करके बताओगे कि नहीं रियली इट वाज अ डिफरेंस, है ना। मतलब जब ये चीज़ें चेंज होती है तो डेफिनेटली औरत का कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता है। और पूरी फैमिली चेंज होती है। आजकल अगर जैसे मैं कुछ हफ्ते पहले अपनी एक एडवोकेट फ्रेंड से बात करी थी, उसका भी यही था कि आधे से ज़्यादा डाइवोर्स केसेस वो जो करती है इट इज़ बिकॉज ऑफ जो हस्बैंड वाइफ में जो जेलिंग होती है वो नहीं होती।
आधे से ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग डाइवोर्स करा रहे हैं। मैंने उसको यही बोला कि अब ऐसे केसेस में तुम मुझे मेरे पास रेफ़र कर, मे बी आई कैन गिव देम अ सोल्यूशन ऑन दैट, और वो उनके डाइवोर्सेस रुक जाएँ, है ना। तो दिस इज़ सच अ बिग थिंग। मतलब लोग अपने जैसे फीमेल्स के बारे में बताऊँ तो फीमेल्स अपने ऑर्गेज़म के बारे में कभी अपफ्रंट बताएंगी नहीं कि हम लोग कभी एंजॉय नहीं करते। हमेशा एंजॉयमेंट हस्बैंड ने कर लिया, हाँ ठीक है। उनको यही गलत फहमी से रहते हैं कि हस्बैंड का हो गया इसका मतलब हमारा भी हो गया, बट ये नहीं है। मैं एज अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट ये चीज़ पे स्ट्रेस करती हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से बड़ी, प्लीज़ आके बात करो। आजकल हर चीज़ का ट्रीटमेंट है हमारे जो कि आज की डेट में अभी ज़्यादा कॉमन। आपको क्या लगता है कि कितने पेशेंट हैं जो कॉमनली आपसे आके बात करते हैं, या अभी भी वो चीज़ गैप है मिड का? मेरे हिस्ट्री में ये एक सेक्सुअल हिस्ट्री एक क्वेश्चन होता है, और ये शायद मैं लोगों से जब 10 मिनट बात करती हूँ तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल हस्बैंड वाइफ को भी मेरे में आ जाता है कि हाँ ठीक है, तो ये वो मैडम है कि जिनसे हम लोग एक्चुअली हमारे बातें शेयर कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना गलत नहीं बोलूँगी कि मेरे पास एटलीस्ट 2 से 3 औरतें हर रोज़ रोती है ये बता के कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक सीक्रेसी हो जाती है कि नहीं ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बस मेरे तक रहेंगी। वो सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है, वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी कि हाँ हमारे पास मैडम से हमारे जो इंटीमेट क्वेश्चंस हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम और किसी के साथ भी नहीं, मतलब अपनी माँ के साथ भी मैं शेयर नहीं कर सकती, वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस मैं उनको पूछती हूँ, जिनके आंसर्स जब वो मुझे देते हैं, उनको खुद ऐसे लगता है कि नहीं ठीक है, शायद हम लोग अभी खुल के बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जब तक ये चीज़ों में सोल्यूशन नहीं होता, एक फ़ीमेल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकती। यस मैम। मेरा मेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्री मेच्योर बेबी, ठीक है, या फिर जब 7 to 8 मंथ चलता है तो आपके बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे को बचा नहीं सकती या फिर माँ को नहीं बचा सकती। वो किस केसेस में होता है, और इसका आम पब्लिक को कैसे मालूम चलेगा कि उसके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए मेरे यहाँ पे जो 6 मंथ के बाद, मतलब जब भी बेबी का मूवमेंट, जैसे 5th मंथ से ही बेबी का मूवमेंट हर रोज़ एक प्रेग्नेंट औरत काउंट करती है कि ठीक है मेरा बच्चा दिन में घूम रहा है, उसको हम लोग डेली फीटल मूवमेंट काउंट बोलते हैं। वो तो है, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि ठीक है बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है, या फिर कभी घर पे कोई रिलेटिव आ गए, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बिल्कुल भी बराबर से सो नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पेट कड़क हो रहा है, ऐसे किसी भी कारण, कभी कभार लोगों के पानी छूट जाता है, कुछ ओवर इन्फेक्शन की वजह से कुछ होता है, कुछ खा लेते हैं जुलाब हो जाते हैं, ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से एक प्री टर्म डिलीवरी या फिर पेन शुरू हो जाता है, जो लेबर बोलते हैं हम लोग। और ऐसे केसेस में हम लोग जितना पॉसिबल हो, आजकल इतना एडवांसेस हुआ है कि मतलब महंगे से महंगे इंजेक्शंस भी हैं जिससे ये प्री टर्म डिलीवरी या फिर पेन जो है वो रुका सकते हैं। सबसे पहले देयर आर दीज इंजेक्शंस जो हम लोग देते हैं, जो 2 इंजेक्शंस देते हैं, जो डिलीवरी के पहले अगर हम लोग देंगे तो डेफिनेटली बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे गायनेक्स इसको फॉलो करते होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़, मतलब अगर आपको कोई भी बंदा बोलता है कि नहीं 7वां महीना है, आपको अभी के अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी, मैं आपको बोलूँगी 2 मिनट रुको, देखो कि पहले एटलीस्ट 1 दिन तक हम लोग डिलीवरी पोस्टपोन कर सकते हैं क्या। अगर वैसा है तो डेफिनेटली ये इंजेक्शंस देने के बाद, मेरे यहाँ पे 1-1 किलो के भी जो ट्विन डिलीवरीज हुए हैं वो भी बच्चे वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं। आई एम श्योर, मैं ऐसे ऐसे केसेस सुनती हूँ गांव में जिन्होंने बच्चे का पानी ख़त्म हो गया, इमीडिएटली डिलीवरी करनी पड़ी, बच्चा बाहर आने के बाद मर चुका है। क्यों डिलीवरी करनी पड़ी? पानी अगर कम है तो डेफिनेटली कुछ तो उसको ट्राई कर सकते थे, पानी बढ़ाने का या फिर बच्चे का लंग मैच्योरिटी करने का। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। और आजकल जितना हो सके हम लोग बोलते हैं कि ऐसे केसेस में जहाँ पे NICU सपोर्ट अच्छा हो, जो ऐसे बच्चों को एक्चुअली सर्वाइव कर पाए, वहाँ पे मदर को शिफ्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा उस टाइम पे। उस टाइम पे उसकी डिलीवरी वहाँ पे सिजेरियन से अगर करते हैं तो और बेटर रहता है कि बच्चे को ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब इसके ऊपर ही आई थिंक हम लोग बहुत टाइम बात कर सकते हैं। यस, इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है। जो बोला जाता है प्री मेच्योर बेबी, कई महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और समटाइम्स बोला जाता है कि जैसे किसी को मालूम नहीं चल रहा है कि RH फैक्टर है,
आर एच फैक्टर एक जैसे ब्लड का अलग अलग होना, जिसमें ना मदर को बचाया, मदर या बेबी में से किसी एक को हम सेव कर सकते हैं, तो कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अभी आप ये बता रहे हो कि ब्लड ग्रुप अलग है, और डेफिनेटली ब्लड ग्रुप इज़ वन थिंग जो हम लोग फर्स्ट पेशेंट जब आता है उसके फर्स्ट इसमें ही ये टेस्ट किया जाता है। और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर हमको लग रहा है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ना, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो वो बंदी एक हाई रिस्क में पहले से ही जाती है। हमको पता है कि इसके हमको ब्लड टेस्ट रेगुलरली करने पड़ेंगे देखने के लिए कि इसमें कोई बेबी को मिक्सिंग तो नहीं हो रही या फिर क्या है। मतलब देयर आर स्टेजेस के हम लोग वो इंजेक्शंस भी जो होते हैं, जो मिक्सिंग अगर होती भी है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वैसे इंजेक्शंस भी होते हैं जो हम लोग डिलीवरी से पहले भी देते हैं, एट द सेम टाइम डिलीवरी के 3 दिन से पहले भी, मतलब डिलीवरी होने के बाद भी हम लोग देते हैं, जल्द से जल्द उसी दिन। तो ये अगर इंजेक्शन देते हैं तो इनसे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं तो होती। आज के मॉडर्न अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पॉसिबल है कि आर एच फैक्टर होने के बाद भी दोनों को बचाया जा सकता है? एब्सोल्युटली, हमारे पास डजनों ऐसे केसेस हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। इनफैक्ट मेरे खुद की फैमिलीज़ में ऐसे हैं लोग, एंड दे आर वेरी गुड एंड हेल्दी बेबीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।